नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में जनता डबल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं सीएम ने बताया कि बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया गया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जल्द ही बनेगी। जनता भारी मतदान कर सरकार को मजबूती देने जा रही है। बिहार देखिए, पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहा है, और मैं कल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर गया हूँ, 3 स्थानों पर। मैंने देखा है कि जनता में डबल इंजन सरकार बनाने की प्रतीक्षा है। मतदान के दिन भारी संख्या में लोग वहाँ मतदान करेंगे और नीतीश कुमार जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन लगेगा। विकास मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांगठनिक जिला रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यालय रुड़की क्षेत्र के 6 विधानसभाओं की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये भावना बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती और जनसेवा का प्रतीक रहेगा। वहीं सीएम ने धनतेरस के शुभ अवसर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीयों को शुभकामनाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। इस दीपावली में हमको स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीद करनी है। दैनिक जीवन में हमें उपयोग में आने वाली सभी चीजें हमको स्वदेशी को अपनाकर हमारे कारीगरों को, स्थानीय उद्यमियों को, मातृ शक्ति को कहीं न कहीं उनका भी प्रोत्साहन करने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ। तो वहीं हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनतेरस के शुभ अवसर पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे इस दिवाली स्वदेशी उत्पाद खरीदकर देश के कारीगरों और साथ ही निर्माताओं को प्रोत्साहित करें। हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। इस दीपावली में हमको स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीद करनी है। दैनिक जीवन में हमें उपयोग में आने वाली सभी चीजें हमको स्वदेशी को अपनाकर हमारे कारीगरों को, स्थानीय उद्यमियों को, मातृ शक्ति को कहीं न कहीं उनका भी प्रोत्साहन करने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ। तो वहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 11 कैबिनेट मंत्रियों में से 5 पद अभी भी खाली है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने इसे मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया है, जबकि कांग्रेस ने अंतरकलह और देरी पर तंज कसा है। वहीं विधायकों में नाराजगी बढ़ रही है और प्रदेश का कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब जनता और पार्टी दोनों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। देखिए,
मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उनके जो गिने चुने मंत्री हैं वो उनके आदेश का पालन ही नहीं करते हैं और इससे जो है प्रदेश का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लोग दूर दराज से बड़ी आशा और उम्मीद से आते हैं कि कोई मंत्री उनको मिलेंगे, वो अपनी व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन मंत्री विधानसभा भवन में बैठते ही नहीं है। वो तो जो है विदेशी दौरों पे या दूसरे राज्य के दौरों पे मस्त रहते हैं। तो भाजपा मंत्रिमंडल का गठन करेगी ऐसी संभावनाएं कमी है, क्योंकि इनकी कलहबाजी समाप्त नहीं होगी और जब तक समाप्त नहीं होगी मंत्रिमंडल गठन दूर की कौड़ी है और भाजपा के जो विधायक हैं उनमें आक्रोश बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सरकार की उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला, किसान और श्रमिक निराश है। हिंसा, बलात्कार और बेरोजगारी बढ़ रही है। नकल विरोधी कानून, पेपर लीक, अवैध खनन और बाढ़ में सरकारी नाकामी जनता के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। जनता पार्टी सरकार जो कंटिन्यूटी में दूसरे टर्म में शासन कर रही है, 2017 से 22 पहले रही, 3 मुख्यमंत्री बदले, 2022 से लेकर के अब तक 4.25 साल जो 2 सरकारों का कार्यकाल रहा है, जनता को निराश किया। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे राज्य का किसान हो, चाहे राज्य का श्रमिक हो, वो निराश हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर देश से जो जुड़ी हुई बातें हैं, महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, वो तो अलग है, लेकिन राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां थी इस प्रदेश के अंदर, महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से हिंसा के मामले बढ़े हैं, जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के कत्ल, ये तमाम जो स्थितियां हुई हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा तक के केस, राज्य की सरकार की उदासीनता ये बताती है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो बहुत देश के अंदर नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा बिल्कुल फेल है उत्तराखंड के अंदर। बेटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये नारा होना चाहिए, क्योंकि पुलकित आर्य से लेकर के और अनामिका शर्मा जिसने अपनी 13 साल की बच्ची को स्वयं हैवानों के हवाले कर दिया, ये सारे वो मामले हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में भाजपा के लोगों की संलिप्त। तो वहीं उत्तराखंड में जनसंख्यिकी बदलाव की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा के कई नेताओं ने इस बार चिंता व्यक्त की है। और वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक ने ये कहा कि प्रदेश में अचानक हुए इस बदलाव से पहाड़ी इलाकों को समस्या हो रही है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी हवाला देते हुए कहा कि ये उत्तराखंड और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है और अन्य हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, और निश्चित तौर पे ये आज एक बहुत ही ऐसा विषय है, संवेदनशील विषय है, जिसको हमें देखते हुए, समझते हुए आगे की रणनीति तय करनी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से अचानक चीजों में परिवर्तन आ रहा है, ये अपने आप में राष्ट्र हित के लिए, क्योंकि जिस चीज को हम देख रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि हम भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि जो परिवर्तन का ये दौर चला है, अचानक लोगों की वृद्धि हो रही है, अचानक चीजें परिवर्तित हो रही हैं, तो ये सब चीजों को देखना होगा। और हम क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो
कई देशों की सीमाओं पे है, कई देशों की सीमाएं इसको छूती हैं और राष्ट्र हित के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। जो गृह मंत्री जी ने जिस बारे में चिंता व्यक्त की है, मेरा मानना है कि हम सबको बैठकर ये किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में इन बातों को सोचना होगा, तभी हम देश को सुरक्षित कर पाएंगे। और ये बहुत आवश्यक है कि कुछ चीजें जो अचानक चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ये अपने आप में सोचनी है और इन पर गंभीरता से हमें मंथन करते हुए कार्य करना पड़ेगा। तो वहीं देहरादून में दिवाली के त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। वहीं दिवाली पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं, जिसमें कई बार लोगों को हानि भी पहुंचती है। इस दौरान दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि दीपावली के त्योहार पर बर्न के सबसे अधिक केस आते हैं, जिसको लेकर दवाइयां, ड्रेसिंग का सामान और वेंटिलेटर सभी प्रकार की सुविधा बर्न यूनिट्स में कर दी गई है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में दीपावली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और दीपावली के त्यौहार पर लोग बड़े ही उत्साह के साथ ये महोत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। और इस बार अक्सर देखा जाता है कि जो बर्न के केसेस है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरीके से जो है बर्न हो जाते हैं पटाखे जलाने की वजह से। तो उसको लेकर के देहरादून का जो दून अस्पताल है उसमें आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पर दीपावली के त्यौहार को लेकर बर्न यूनिट में तमाम तैयारियाँ की गई है और तमाम तैयारियों के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपको हम दिखाएं तो ये बर्न यूनिट का आईसीयू वार्ड है और यहाँ पर जो है बेडों को भी रिजर्व किया गया है और यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई है, चाहे वो उपकरण हो, जरूरी उपकरण जिनसे कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद जो है इलाज चल सके, इस तरीके के तमाम उपकरण यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था हो या बेड आरक्षित करने हो, इस तरीके की तमाम तैयारियाँ यहाँ पर जो है वो की गई है दीपावली के त्यौहार को लेकर के। और हर वर्ष इसी तरीके से देहरादून अस्पताल में बर्न यूनिट में दीपावली के त्यौहार पर अधिक तैयारियाँ जो है होती है। हालांकि रोजाना जो है इस तरीके की तैयारियां जो है वो देखने को मिलती है, रोजाना आईसीयू वार्ड इसी तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन जब त्योहारी सीजन होते हैं, दीपावली का त्यौहार होता है, तो तैयारियां और ज़्यादा अधिक करनी पड़ती हैं ताकि अगर कोई घटना घटती है तो लोगों को बचाया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारियाँ हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष रॉय है जी। क्या कुछ तैयारियां दीपावली के त्यौहार को लेकर बर्न यूनिट में की गई है, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितने बेड इस बार आरक्षित किए गए हैं, किस तरीके की तमाम तैयारियां की गई है? टोटल हमारे पास बर्न यूनिट में टोटल 12 बेड हैं। हमने वार्ड के बेड्स खाली कर दिया। आईसीयू में हमारे पास यही दिवाली के आसपास ही पटाखों से जल के 3 बच्चे आए थे, तो आईसीयू में हमारे पास वो 3 बच्चे हैं, बाकी 3 बेड अभी खाली करवाए गए हैं हम जी। तो अभी तक टोटल कितने केसेस अभी आए हैं और अभी बेड और ज़्यादा कितने रखे गए हैं, या अगर कोई मरीज़ अगर आता है या रात में आता है तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई है इमरजेंसी में? देखिए, मरीज़ हमारे पास बर्न यूनिट में 24/7 कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, ड्रेसर रहते हैं। तो अगर कभी भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो हमें वहाँ से इन्फॉर्म होता है कि पेशेंट आया है, आप आके पेशेंट देख लीजिए। सीवियरिटी के हिसाब से फिर हम उस पेशेंट को ट्रायज में लेते हैं। अगर हम वो पेशेंट को पट्टी करके घर भेजने लायक है पेशेंट, तो हम उसे भेज देते हैं और फिर ओपीडी में बुलाते हैं। अदरवाइज़ अगर वो पेशेंट भर्ती करने लायक है तो हम उसे ऊपर माइनर ओटी में लाते हैं। स्टेराइल ड्रेसिंग होती है, पट्टी होती है, उसके बाद हम उसे भर्ती करते हैं और बाकी बाद उसकी दवाइयाँ चलती हैं उस हिसाब से। अगर जैसे कोई ऐसी घटना घटती है या कोई अगर पटाखों की वजह से बर्न हो जाता है, जल जाता है या कोई चोट लगती है, तो उन्हें सबसे पहले क्या उपचार करना चाहिए ताकि वो सबसे पहले अपने आप को बचा सके? अस्पताल से आने से पहले किस तरीके के उपचार उन्हें करने चाहिए? क्या कुछ आप सलाह देंगे कि किस तरीके से जो है करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो यही रहेगी कि पटाखे सेफ डिस्टेंस से फोड़े, ऐसा नहीं कि हाथ से फोड़े या कुछ करें। और बच्चों पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आते हैं दिवाली में वो बच्चे ही आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये मना करूँगा कि कोई सा भी मलहम या लोशन या जैसे हम ये रहता है कि हल्दी लगा लिया या पेस्ट लगा लिया, ये सारी चीज़ें ना लगाएं क्योंकि ये बाद में उपचार में ये सारी चीज़ें दिक्कत करती है। सबसे बेस्ट चीज़ है पानी। अगर कहीं पे जल रहा है या कुछ हो रहा है उसे चलते हुए पानी में अच्छे से धोए और फिर साथ ही साथ अस्पताल में लेके आइए, जो नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ लेके आइए। आपका उपचार वहाँ पे सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर और इन तमाम तैयारियों को लेकर के भी यहाँ बताया किस तरीके से तैयारियाँ की गई है। 24/7 डॉक्टर्स की टीम जो है वो तैनात रहेगी आईसीयू वार्ड में। और इसी के साथ ही जो अगर इस तरीके की घटना होती है तो लोग, क्योंकि अक्सर देखा जाता है घरों में ही सबसे पहले उपचार करते हैं, कोई पेस्ट लगा लेता है या कुछ तरीके से मलहम, हल्दी वगैरह इस तरीके की तमाम चीज़ जो है वो लोग लगा लेते हैं कि इससे आराम मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें लगाने से डॉक्टर ने जो है वो मना की है क्योंकि उससे उपचार में दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले जो है अपने हाथ धोएं और उसी के साथ ही जो
जो है तुरंत अपने नियरेस्ट अस्पताल में जो है वो पहुँचे। तो ऐसे में तमाम तैयारियाँ दोनों अस्पताल में की गई है और हम भी सभी लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी इस तरीके की जोखिम ना उठाए जिससे कि कोई भी घटना घटित हो। सेफली तरीके से दीपावली मनाएं और खुशियों का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से सभी मनाएं। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, देहरादून। बर्न यूनिट हमारी पूरी तरह से तैयार है और हम लोग इस बात के लिए बहुत सजग हैं कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है जिसमें कि आमतया देखा गया है कि बर्न के केसेस आने लग जाते हैं। तो हमने वेंटिलेटर्स की व्यवस्था वहाँ पे कर दी है और ड्रेसिंग का सारा सामान, हमारी दवाई, एंटीबायोटिक से लेके पूरा सामान, आईसीयू हमने दुरुस्त कर दिए हैं कि कहीं पे किसी भी तरह से कि दून में किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम वाले के फेस ना करनी पड़े। मैम क्या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह को शिकायत दी है कि कुछ लोगों ने फेक सोशल मीडिया आईडी बनाकर उनके विभाग और उनकी व्यक्तिगत छवि को बदनाम करने की कोशिश की है और इसी कड़ी में प्राप्त स्क्रीनशॉट्स के आधार पर मामला साइबर सेल को भेज दिया गया है, जिसके चलते रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक आईडीज जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण तो भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किनके द्वारा बनाई गई है और साथ ही साथ उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। चूंकि जिस तरह से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, स्क्रीनशॉट्स मिले, तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। तो साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उधर मसूरी और यमुनोत्री रूट की रोडवेज बसें 1 महीने बाद फिर से चालू हो गई हैं। अब बस सेवा शुरू होने के पीछे प्रशासन नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और आंदोलनकारियों की चेतावनी का असर है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज कार्यालय पर सभा कर 3 प्रमुख मांगे रखी। बसें नियमित चले, सभी पास छोटे बसों में मान्य हो और लोक निर्माण विभाग मसूरी रोड को 1 हफ्ते में दुरुस्त करे। जो मांग करते हैं, यदि ऐसा नहीं होता है, अगर हमें लगता है कि एक हफ्ते हम और देखेंगे, अगर हफ्ते के भीतर या हफ्ते के बाद हमें लगता है कहीं गड़बड़ है, रोड नहीं बनाई है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेंगे। इससे इन्हें पता लगेगा कि उत्तराखंड राज्य बनाने वाले लोग हैं क्या कर सकते हैं और सरकार की जो भी यहाँ पे नाकामी है उसकी हम पोल यहाँ पे खोलेंगे। और खासकर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, PWD विभाग सबसे बड़ा वरिष्ठ विभाग दिखाई दे रहा है। 1 महीने से उसने देहरादून मसूरी रोड में जो दरारें आ रखी है, जो विभाग दरार तक नहीं बढ़ सकता है वो उस विभाग को शर्म आनी चाहिए। उस विभाग में लानत है और हम उस PWD विभाग को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके ऑफिस में जाकर धरना देंगे, इसलिए वो सुधर जाए और 1 हफ्ते के भीतर मसूरी की सारी रोडें ठीक हो जानी चाहिए। जब आपने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग सारी जनता के पास ये आवाज़ पहुँची तो सरकार ने जो है रोडवेज विभाग ने जो आज ये जो है बस भेज दी। सवाल उस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का कि आज मसूरी के अंदर जो देख रहे जो हमारे जो छात्र यहाँ से जो देहरादून पढ़ने के लिए जाते हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको इतनी असुविधाएं हो रही, बड़े परेशान हैं, वो छात्र स्कूल नहीं, अपने कॉलेजों में नहीं जा पाए। ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं। दूसरा जो है जो रोडवेज की जब जो ये पिछले जो आपदा आई थी, उस आपदा में आपने देखा उत्तरकाशी की जो बसें जो है विश्वनाथ चल रही है, विश्वनाथ सेवा पूरी चल रही, ITBP की बसें जो बड़ी बड़ी बसें वहाँ आ रही है, लेकिन आखिर में सरकार ने जो यहाँ पे जो बसें क्यों रोकी हमारे समझ से परे है। नंबर दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और अवगत कर बताना चाहता हूँ, ये जो छोटी बसें हैं, जो ये टेम्पो ट्रेवल्स जो चला रहे हैं, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसका किराया भी ज़्यादा है और जो रोडवेज की बस है उसमें किराया कम है, इसलिए सरकार का मुनाफा हो रहा है और सरकार चाहती है बड़ी बसें न चले, छोटी चले। ये तमाम सवाल है और इन सवालों के लिए जो हम सबको जो एक साथ आना पड़ेगा। कल के दिन ये बसें अगर बंद होती है, हमें पुनः आंदोलन के सड़कों पर जो आंदोलन के लिए खड़ा होना पड़ेगा।
और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे इस वक्त की दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एमआईटी कॉलेज के पास वाहनों की टक्कर में पूर्व सीएम की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हादसे में बाल बाल बचे हैं हरीश रावत और हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने रावत को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरीश रावत ने इस बारे में जानकारी दी है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्घटना में गाड़ी को नुकसान हुआ है और हालांकि सीएम धामी ने पूर्व सीएम से फोन पर बातचीत की है, उनका जाना हाल है और घटना के बाद हालचाल जानते हुए दीर्घायु की कामना भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें सामने आ गई। देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे पर ये बड़ा हादसा पेश आया। पूर्व सीएम हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में बाल बाल बचे हरीश रावत, हालत स्थिर बताई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए पुलिस ने रावत को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया और कहा है कि मैं ठीक हूं और हालत स्थिर बताई जा रही है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। एमआईटी कॉलेज के पास वाहनों की टक्कर में हादसे में बाल बाल बचे हरीश रावत और हालत स्थिर बताई जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के बाद हालचाल जाना है, पूर्व मुख्यमंत्री का दीर्घायु की कामना की है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह बड़ा हादसा पेश आया बीती रात, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती हुई नजर आई। हालांकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन जान माल को कोई नुकसान नहीं हुई। हालत स्थिर बताई जा रही है पूर्व सीएम हरीश रावत की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह बड़ा हादसा पेश आया। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।